एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स के पिछले लेक्चर्स में हमने ब्लड ग्रुप्स के टाइप देखे कि किस तरह से एंटीजन के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ आर क्लासिफाइड, और किस तरह से उनकी जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। किस तरह से वो जीनोटाइप की ए और बी को डोमिनेंट हैं जीन्स, ओ रिसेसिव है, ओ तभी प्रभावी होगा या लक्षण तभी प्रदर्शित करेगा जब वो डबल रिसेसिव कंडीशन में होगा। डिफरेंट क्रॉसेस देखे कि किस तरह से पेरेंटल ब्लड ग्रुप अगर होता है ए बी या ए बी ओ, तो संतति में कौन से ग्रुप्स पाए जा सकते हैं। और एच एंटीजन किस तरह से ओ ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसमें कि दोनों एच के जो एलील्स हैं वो अप्रभावी या रिसेसिव कंडीशन में होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल ओ ब्लड ग्रुप के होंगे, लेकिन वो ओ ब्लड ग्रुप तब बॉम्बे ब्लड ग्रुप या बॉम्बे फिनोटाइप कहलाएगा। एच एंटीजन के लिए जो एच जीन है वो कोड करता है एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, जो कि ऐड करता है फ्यूकोज को। एंजाइम फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज है, यानी ऐसा एंजाइम जो ट्रांसफर करता है फ्यूकोज टू टर्मिनल शुगर ऑफ प्रीकर्सर सब्सटेंस। तो एक प्रीकर्सर सब्सटेंस होता है जिस पर कि फ्यूकोज ऐड करने के लिए एच जीन एक एंजाइम कोड करता है। जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है एच एंटीजन का वो किस तरह से है एच जीन जो है, स्मॉल एच से अगर हम लिख रहे हैं तो इट इज रिसेसिव या एमॉर्फ जीन। कैपिटल एच जीन जो है वो एक्ट करता है प्रीकर्सर सब्सटेंस पे, जिसको हम पीएस से यहाँ डिनोट कर रहे हैं बाय एडिंग फ्यूकोज। तो ये फ्यूकोज शुगर को या टर्मिनल शुगर जो प्रीकर्सर सब्सटेंस की है उसके साथ फ्यूकोज को ऐड करता है। जो प्रीकर्सर सब्सटेंस है दैट इज एन ओलिगोसैकेराइड चेन, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स का, मोनोमर्स का बना हुआ एक चेन है विच इज अटैच्ड आइडर टू ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। हमने टाइप 1 चेन और टाइप 2 देखी थी कि सिक्रीशंस में टाइप 1 होती है और आरबीसी पर जब होती है तो टाइप 2 चेन होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड कि 1,4 है या 1,3 है। तो दिस ओलिगोसैकेराइड चेन जो है, ये ओलिगोसैकेराइड श्रृंखला, ये अटैच हो सकती है या तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की के साथ, जब टाइप 2 चेन जब जो कि आरबीसी पर एंटीजन का निर्धारण करती है, या ग्लाइकोप्रोटीन टाइप 1 चेन जो कि सिक्रीशंस में, ऐसे ही जीन हमने देखा था कि सिक्रीशंस में जो स्रावित किए जा रहे हैं पदार्थ उनके अंदर ये श्रृंखला टाइप 1 चेन हो सकती है। तो इस ओलिगोसैकेराइड श्रृंखला पर फ्यूकोज को ऐड कराने के लिए एंजाइम का जो निर्माण है वो एच जीन कोड करता है, और एंजाइम है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। ये टर्मिनल शुगर पर फ्यूकोज को ऐड कराता है और बॉन्ड यहाँ पर 1,2 बॉन्ड जो अल्फा का है गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज के बीच में बनता है। एच एंटीजन एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर ए और बी एंटीजन्स बनते हैं। एच एंटीजन जो फ्यूकोज ऐड करता है उसके आगे अब नेक्स्ट श्रृंखला या नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट या शुगर ऐड की जाएगी जो डिफाइन करेगी कि ए और बी एंटीजन्स होंगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति में जिसका जीनोटाइप डोमिनेंट, रिसेसिव या फिर दोनों ए बी का टाइप का है। ए एंटीजन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है कि ए एंटीजन के लिए ए जीन है, हमने जीन्स जो ब्लड ग्रुप के पढ़े हैं उसमें ए बी एंड ओ इस तरह से बनाए हैं। तो ए जीन कोड करेगा एक एंजाइम जो ऐड करेगा एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। ये एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को इस टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट या गैलेक्टोज जो है, जिसको यहाँ तक ये एच एंटीजन था जहाँ फ्यूकोज जुड़ी हुई है, अब इस गैलेक्टोज के साथ में एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को जोड़ने के लिए एंजाइम कोड होगा ए जीन के द्वारा। ये टर्मिनल शुगर जो एच एंटीजन की है गैलेक्टोज, उस पर इस गैलनैक या एन एसिटाइल डी गैलेक्टोज अमीन को ऐड करेगा, और बॉन्ड यहाँ पर जैसे 1,3 कार्बन का है कि फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन ऐड हो रही।
ये ए एंटीजन हुआ। तो बेसिक जो चेन है वो यही रहेगी और यहाँ जो शुगर ऐड होगी वो निर्धारित करेगी ए एंटीजन या बी एंटीजन। तो ए एंटीजन में एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन हुआ। ये बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ए एंटीजन का है। अब बी एंटीजन के हम फॉर्मेशन को देखें तो बी एंटीजन किस तरह से डिफर करता है कि बी जीन जो होता है इट कोड्स फॉर एन एंजाइम जो ऐड करता है डी गैलेक्टोज। तो ए में एन एसिटाइल है और बी में गैलेक्टोज है। तो इस टर्मिनल शुगर के साथ में जो ऐड होगा वो गैलेक्टोज होगा। बॉन्ड यहाँ पर 1,3 का है। तो ये बी जीन इसके लिए कोड करेगा इस गैलेक्टोज को यहाँ पर अटैच कराने के लिए। तो ये जैसे ही गैलेक्टोज अटैच हुआ तो ये स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट हुआ फॉर द बी एंटीजन। तो डिफरेंस देखिए, सिर्फ गैलेक्टोज अगर है तो बी एंटीजन और अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन है तो ए एंटीजन। रेस्ट जो पूरी श्रृंखला है वो एच एंटीजन है। तो एच एंटीजन आधार बनाता है बी और ए दोनों एंटीजन के लिए और वो डिफर करते हैं इस टर्मिनल या जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर ऐड होती है टर्मिनल कार्बन पर उसके आधार पर। और उनके लिए रिस्पेक्टिव जीन्स कोड करते हैं, ए के लिए ए जीन और बी के लिए बी जीन फॉर बी एंटीजन। एच एंटीजन ये पाया जाता है आरबीसीज पर जब जीनोटाइप होगा कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, यानी कि विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, या फिर सम युग्मजी प्रभावी डबल कैपिटल एच। लेकिन स्मॉल एच यानी दोनों सम युग्मजी अप्रभावी अगर हुआ जीनोटाइप, डबल रिसेसिव कंडीशन अगर हुई जीनोटाइप ऐसा हुआ, तब एच एंटीजन नहीं होगा क्योंकि ये कोड नहीं कर पाएगा। तो एच एंटीजन आरबीसीज पर उपस्थित होगा इन दो कंडीशंस में, चाहे एक कैपिटल एच हो या दोनों कैपिटल एच हो। अगर दोनों स्मॉल एच होंगे यानी रिसेसिव कंडीशन होगी तब एच एंटीजन के लिए कोडिंग नहीं हो पाएगी। तो ये एच एंटीजन हमने देखा यहाँ पर गैलेक्टोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, गैलेक्टोज और फ्यूकोज इस पर ऐड हुआ। ये फ्यूकोज ऐड होने से एच एंटीजन का निर्माण हुआ। ए एंटीजन जो पाया जाएगा आरबीसी में कब, ए एंटीजन के लिए भी एच का एटलीस्ट एक एलील प्रभावी होना आवश्यक है और जो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है वो समयुग्मजी हो सकता है यानी दोनों ए जीन, विषम युग्मजी यानी ए और ओ क्योंकि अप्रभावी होता है इसलिए कैपिटल ए डोमिनेंट होगा और ए ब्लड ग्रुप होगा उस व्यक्ति का, या फिर ए बी वाला ग्रुप उसमें भी ए और बी दोनों है। तो ऐसे जीनोटाइप्स में ए एंटीजन पाया जाएगा। ए एंटीजन जब इस गैलेक्टोज पर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन अटैच होता है। देन सेम गोज विद द बी एंटीजन कि बी एंटीजन भी तभी होगा जब एटलीस्ट एक एच कैपिटल जीन में पाया जाएगा और बी के चाहे रिसेस होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस विद ओ या ए जीनोटाइप होने पर बी एंटीजन बनेगा। तो बी एंटीजन में यहाँ टर्मिनल ग्लूकोज जो टर्मिनल गैलेक्टोज जो है उसके साथ गैलेक्टोज का बॉन्ड है और ये बी एंटीजन का निर्माण हुआ। तो एच एंटीजन, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। तो इसलिए एच आवश्यक है कि जब तक एच एंटीजन का बेस नहीं होगा तब तक ए और बी डिफरेंशिएट नहीं हो सकते हैं या उनका जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जो स्मॉल एच वाला जीनोटाइप है वो ओ ब्लड ग्रुप होते हुए भी ओ ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल नहीं है। ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स में जब ब्लड ग्रुप बताते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम उस ब्लड ग्रुप के साथ मेंशन करते हैं दैट इज दी आरएच फैक्टर, कि उस व्यक्ति में यदि आरएच उपस्थित है, आरएच फैक्टर, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और यदि आरएच फैक्टर अनुपस्थित है
तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। क्योंकि ये रीसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम रीसस फैक्टर या RH फैक्टर रखा गया। इसमें भी इंडिविजुअल्स RH पॉजिटिव कब होंगे? जब दोनों समयुग्मजी कंडीशन में हो कि दोनों RH पॉजिटिव हों, या फिर विषम युग्मजी अवस्था में भी कि एक RH पॉजिटिव है, एक RH नेगेटिव है एलील। क्योंकि RH पॉजिटिव डोमिनेंट है, तो इस कंडीशन में जहां एक एलील पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो RH का जो पॉजिटिव वाला एलील है दैट वुड बी डोमिनेंट और उस इंडिविजुअल में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। एंटी RH एंटीबॉडीज जो हैं वो नॉर्मली प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती हैं। जैसे हमने ए और बी के लिए एंटी बी और एंटी ए एंटीबॉडीज पढ़ी, तो एंटी RH एंटीबॉडीज आर जनरली नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, लेकिन वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। कब? कंडीशन क्या होगी कि अगर एक RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए या वो एक्सपोज हो जाए RH नेगेटिव वाला इंडिविजुअल RH पॉजिटिव फैक्टर के। RH पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेड एक डिजीज है जो कि फीटस में या भ्रूण में पाई जाती है, एंड दैट इज नोन एज द हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, या जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी कहते हैं। हीमोलाइटिक यानी कि जिसमें रुधिर का नुकसान या रुधिर डैमेज होना शुरू हो जाए, हीमोलाइसिस प्रारंभ हो जाए और जॉन्डिस या पीलिया जैसी कंडीशन होती हैं उस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाए। ये किस वजह से होता है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि अगर कोई भी महिला RH नेगेटिव है और उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में यदि जो भ्रूण है वो भ्रूण RH पॉजिटिव बना, उस RH पॉजिटिव भ्रूण के जो एंटीजेंस हैं RH एंटीजेंस, ये मदर के बॉडी में एंटी RH बॉडीज का प्रोडक्शन स्टिम्युलेट कर देंगे, इंड्यूस कर देंगे। तो जैसे ही वो ब्लड ग्रुप वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई, तो सेकेंड प्रेगनेंसी, फर्स्ट अगर नॉर्मल भी हो जाती है, तो इन केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी ये एंटीबॉडीज अगले भ्रूण को जो कि RH पॉजिटिव अगर है तो उसको एंटीजेनिक मान के और उसके ब्लड पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रारंभ कर देती हैं, और ऐसे केस में जो न्यू बॉर्न है या जो भ्रूण है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और ये डिजीज हीमोलाइटिक डिजीज या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहलाती है। तो जैसे जैसे सेकेंड एंड थर्ड प्रेगनेंसीज अगर हुई और रेगुलर फीटस RH पॉजिटिव हुआ, तो जो मदर की बॉडी में RH के लिए एंटीबॉडीज बनी हैं वो भ्रूण को रेगुलर नुकसान पहुंचाते रहेंगी। और डेवलपमेंट किस तरह से होता है इस डिजीज का कि फीटल ब्लड यानी भ्रूण का जो रुधिर है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके और माता के रुधिर में मिल जाता है। क्योंकि मदर RH नेगेटिव है और जो भ्रूण है वो RH पॉजिटिव है, तो जो माँ का इम्यून सिस्टम है वो उसको एक एंटीजन की तरह से मान के उसके अगेंस्ट अपने शरीर में सुरक्षा के लिए एंटी RH एंटीबॉडीज बनाना प्रारंभ कर देता है। अगर अगले प्रेगनेंसी में जैसे जैसे प्रेगनेंसी का नंबर सेकेंड एंड थर्ड अगर हो रहा है, तो मदर के ये एंटीबॉडीज क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा और फीटल ब्लड में जाके और मिल जाता है ये एंटीबॉडीज। सेकेंड फीटस भी अगर RH पॉजिटिव हुआ, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा वो फीटल RBC यानी भ्रूण के RBC का हीमोलाइसिस करना या डैमेज करना शुरू कर देगा, और ऐसे केस में ये डिजीज डेवलप होगा कि हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है किस तरह से कि अगर एक RH नेगेटिव महिला बच्चे को जन्म देती है जो कि RH पॉजिटिव है, या फिर उसके मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर मिसकैरेज और अबॉर्शन हो जाए विद एन RH फीटस जो कि पॉजिटिव है, तो उनको उस समय एक इंजेक्शन दिया जाता है एंटी RH एंटीबॉडीज का, जिसको हम एंटी RH गामा ग्लोब्यूलिन कहते हैं, या
रोगैम देते हैं ताकि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी हो उसमें ये हीमोलाइटिक डिजीज जो भ्रूण है उसमें ना हो सके। ये जो एंटीबॉडीज दी जाती हैं, इंजेक्शन जो दिया जाता है, ये फीटल RH एंटीजेंस के ऊपर एक्ट करता है और उनको इनएक्टिव कर देता है अगर वो प्लेसेंटा क्रॉस भी कर जाए ड्यूरिंग द बर्थ, कि जब पार्चुरेशन होता है या डिलीवरी होती है उस समय वो ब्लड यदि माता के रुधिर से मिक्स हो प्लेसेंटा क्रॉस करके, तब ये एंटीबॉडीज उस फीटल RH एंटीजन को इनएक्टिव कर देती हैं और मदर का इम्यून सिस्टम फिर एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मली कैरी की जा सकती है। और सब्सिक्वेंट जैसे जैसे प्रेगनेंसीज हों उसमें ये रोगैम के इंजेक्शन या anti-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन रेगुलरली दिया जाता है जिससे कि हीमोलाइटिक डिजीज प्रिवेंट की जा सके। थैंक यू।